हेलो स्टूडेंट, हमने आपकी डिमांड के अनुरूप जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर आयोजित होना है 19 जनवरी को, उसके अनुरूप आपके जो हिंदी की टेस्ट श्रृंखला चला रखी है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आपके ये मांग कर रहे थे कि सर हिंदी के थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बना दीजिए। तो हमने थोड़ा हिंदी की श्रृंखला को बढ़ा दिया है। तो इसी के कारण आज भी हमारा जो पेपर है वो हिंदी का है। इसमें हमने आपके जितने भी टॉपिक आपके उससे सम्मिलित हैं, जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूछ रहा है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया है। आप इसका अध्ययन करें और उसके बाद हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कोई और सुझाव हो तो वो भी हमें आप कमेंट से लिख करके दे सकते हैं, क्योंकि हम आपके सुझावों को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने आगे के कार्यक्रमों को तय करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, आफू मरी बगैर स्वर्ग ना देखी, गढ़वाली कहावत का सही अर्थ होगा। मतलब किसी काम को खुद करे बगैर कैसे पता चलेगा कि वो काम कैसा है। यानी कि लोग कहेंगे कि स्वर्ग ऐसा होता है, लेकिन वहां देख करके कोई आया ही नहीं है, तो उससे हम अनुभव नहीं कर सकते कभी भी। तो इसका मतलब यह है, आफू मरे बगैर, आफू मतलब खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता, ये कहने का मतलब है। यानी कि स्वर्ग देखने के लिए खुद मरना पड़ेगा, उसका अनुभव लेने के लिए खुद वहां जाना पड़ेगा। किसी भी काम का अनुभव लेने के लिए उस काम को खुद ही करना पड़ेगा। ये इसका क्या है, किसी भी काम को करे, अपने काम को करे बगैर अनुभव नहीं हो सकता, अपने करे बगैर काम का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाट में कुड़ी चाह में उड़ी, कुमाऊनी कहावत का क्या अर्थ होगा। बाट में कुड़ी चाह में उड़ी, बाट मतलब रास्ता, कुड़ी का मतलब घर। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि रास्ते का जो मकान होता है, रास्ते में जो मकान होता है, वो चाय पिलाने में ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि रास्ते से लोग आए जाएंगे और लोगों से पूछेंगे चाय पियो, तो वो रास्ते के मकानों का ऐसा ही होता है, क्योंकि आते जाते कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाएगा, चाय पियो, तो उसी में उसका यानी कि बर्बादी हो जाती है। ये कहने का मतलब है। इसका मतलब यह है कि रास्ते में जो क्या है, मकान है, वो अप्रोच में होता है, इसीलिए उसके खर्चे थोड़ा मेहमानों में ज्यादा होते हैं। इसी के कारण वो आपके ज्यादा आपका उसको जो व्यय है वो वहन करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम कहें कि बाट में कुड़ी चाह में उड़ी, किसके लिए कहा जाएगा, कहने का मतलब यह है कि कोई चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है तो वो यूं ही खर्च हो जाएगी। यानी कि किसी आसानी से अप्रोचेबल जो चीज है उसका वहन, आपका उसका जो व्यय है वो वैसे ही हो जाता है। तो आसानी से उपलब्ध चीज जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, कोई चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि बाट में कुड़ी चाह में उड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गीतों को उनके प्रयोजनों से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड के लोकगीत है भगनौल। भगनौल आपका एक अनुभूति प्रधान गीत है। अनुभूति मतलब प्रेम, और जो आपके प्रेम प्रणय हैं उनके आधार पर जो गीत रचे जाते हैं। बैर गीत आपका तर्क प्रधान गीत होते हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर शैली में जिनको गाया जाता है। छोप्ती गीत आपका संयोग श्रृंगार पर आधारित होते हैं, मतलब प्रिय मिलन की, आपके आसमे या प्रिय मिलन की आपकी बेला पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें छोप्ती बोलते हैं। चूरा गीत आपके पशु चारकों द्वारा अपनी नई पीढ़ी को, जो बुग्याल होते हैं, जिन स्थानों पर पशुओं को ले जाया जाता है, उन स्थानों के विषय में भौगोलिक जानकारियां देना, चीजों से कैसे निपटना है, यानी कि वहां के अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें उपदेशात्मक शैली में जो सीख दी जाती है उन्हें चूरा गीत कहा जाता है। तो इसका 2 होगा, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वि दिना पूर्ण तेसर दिनों निपटूण, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है। पूर्ण का मतलब हमारे यहाँ कुमाऊनी में मेहमान होता है, ये गढ़वाली में भी पूर्ण बोलते हैं, पूर्ण पाछी बोला जाता है हमारी कुमाऊनी में। तो पूर्ण मतलब मेहमान, यानी कि 2 दिन का मेहमान तीसरे दिन का क्या हो जाता है, निपटाना हो जाता है। मतलब किसी भी स्थान पर आदमी को कुछ समय के लिए ही आपकी वैल्यू मिलती है, उसके बाद वो उस जगह के लिए क्या हो जाता है, एक तरीके से कुमाऊनी में कहा जाता है कि हिल है गोसो, हिल मतलब वो वैल्यू उसकी घट गई है।
तो कोई भी अगर मेहमान है तो मेहमान की खातिरदारी एक आधी दिन होती है, उसके बाद फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसका सही अर्थ हुआ आदर सत्कार अधिक दिन तक नहीं होता है। यदि आप बहुत दिन तक किसी के यहाँ पड़े रहोगे तो आपका आदर सत्कार नहीं होगा, इसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशक स्थलों के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पत्र पत्रिकाएं भी आपके सिलेबस में हैं। उत्तराखंड की पत्रिकाएं हैं। धाद पत्रिका का संपादन होता है देहरादून से। पहाड़ पत्रिका का संपादन होता है नैनीताल से। आज का पहाड़ पत्रिका का संपादन होता है पिथौरागढ़ से। और पूर्ववासी का संपादन होता है अल्मोड़ा से। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गढ़वाली रचनाओं में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। कुमाऊनी और गढ़वाली का आपका भाषा का साहित्य भी आपके सिलेबस में है। तो इसमें आपका बुरो संघ हर्षपुरी का है, ठीक है। चेतावनी हरिकृष्ण दुर्गादंती का है। विरह आपका सत्यनारायण रतुड़ी का नहीं है, बल्कि ये कोटनाला की रचना है, कोटनाला की। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये गलत है। हिलांसी भगवती प्रसाद पांथरी की आपकी रचना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाली शब्द का सही अर्थ नहीं है। चस्सो, चस्सो किसे बोलते हैं, ठंड को, सही है। गुरो, गुरो सांप को बोला जाता है। कौतिक, कौतिक मेले को बोला जाता है। भरतार, भरतार का मतलब सयाना नहीं होता है, भरतार कहा जाता है गढ़वाली में पति को। किसको बोलते हैं, पति को। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावाद, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हुए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। लेकिन छायावाद का प्रवर्तक यानी कि छायावाद आपके 1919 में आरंभ करने का श्रेय जाता है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत 20 से लिखने शुरू हुए, महादेवी वर्मा ने भी 20 से लिखना शुरू करा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के साथ ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद का आगमन हुआ था। रजत शिखर नामक नाटक के रचयिता कौन है। वैसे तो आपको पता है सुमित्रानंदन पंत काव्य के आपके प्रचलित आपके साहित्यकार रहे हैं, लेकिन सुमित्रानंदन पंत ने ही रजत शिखर नामक नाटक की रचना भी की है। ये आपका सही आंसर ये होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो साहित्यकार हैं मैंने केवल उन्हीं को लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रेमचंद की कहानी, रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। मंगलसूत्र उपन्यास है, आपको पता है मंगलसूत्र के रचना काल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी, अधूरा रह गया था। ये कभी ऐसे भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, तो आप मंगलसूत्र लिखोगे। सेवा सदन भी प्रेमचंद का उपन्यास है। पूस की रात, पूस की रात कहानी है। पूस की रात प्रेमचंद की क्या है, कहानी। महान साहित्यकार रसखान का वास्तविक नाम क्या था। रसखान भी आपके सिलेबस में, रसखान आपके बहुत महान संत हुए हैं आपके, किसमें संत साहित्यकार हुए कृष्ण भक्ति में। तो रसखान का आपका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या था, सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा अधिनियम किस वर्ष से लाया गया। राजभाषा आयोग नहीं कह रहा है, राजभाषा अधिनियम। पहले ही कहा गया था कि संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक राजभाषा को हिंदी के रूप में और उसके स्थान पर अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकेगा 15 साल तक। लेकिन 15 साल बाद व्यवस्था करनी थी, उससे पहले ही 1963 में 13 ही साल में क्या कर दिया गया, पहला राजभाषा अधिनियम लाया। 1967 में संशोधित है, 1976 में संशोधित है, तब से राजभाषा अधिनियम आया भी नहीं है। पहला राजभाषा अधिनियम इसमें, पहला राजभाषा आयोग जो बना था बीजी खरे के नेतृत्व में, वो बना था 1955, जून 1955 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्णमाला का कौन सा वर्ण सघोष और अल्प प्राण। सघोष का मतलब जिसे बोलते समय हमारे गले में स्वर तंत्र में क्या हो, आपका वाइब्रेशन हो, और अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलते समय श्वास की मात्रा कम लगे। तो इसमें हो आपका
सघोष भी है और अल्प प्राण। ये जो ढ है, ढ, ये आपका उच्छिप्त व्यंजन है, ये आपका सघोष तो होता है लेकिन महाप्राण होता है, ये सघोष है क्योंकि अंत्यस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे महाप्राण है। तो इसमें से ह इसका सही आंसर होगा। पितृ अनुमति का सही संधि विच्छेद होगा। पितृ अनुमति को अगर हम तोड़ें तो पितृ लिखा जाता है ऐसे। जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विच्छेद के दौरान जो आपके शब्द टूट रहे हैं उनमें से मूल शब्द की स्पेलिंग क्या होगी, उसकी वर्तनी क्या होगी। देखो पितृ की वर्तनी ये होती है, ना कि ये, इसीलिए पितृ। और उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, अनुमति। पहले पद का अंत ई, उ या री में हो और दूसरे पद में कोई अन्य स्वर आए तो री का क्या हो जाता है, रो। पहले में क्या आया है, ये अंतिम वर्ण री आया है, पितरी, पितृ, ठीक है। और यहां क्या आया है, अन, ओ, तो ये क्या बन जाएगा, रो। तो पी की जगह तो पी रहेगा। देखो तो की जगह आधा तो हो गया है अब, और ये क्या हो गया है, रो। तो को हम औ से रो को पूरा बना लेते हैं और हम तो में ले आते हैं इसका, और ये हो गया त्रो। मतलब आधे तो और रो को मिला करके हम त्रो भी लिख सकते हैं। तो ये पितृ हो गया। बाकी आपका औ और री मिल गए थे, आगे का वैसे ही रहेगा, पितृ अनुमति, यानी कि यण संधि। कौन सा होगा, पितृ अनुमति। सही आंसर ये होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह, उत्साह अपने आप में क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। उत्साह का मतलब क्या होगा, उत्साहित। क्या होगा, उत्साहित। यह उत्साहित युवक है, यह उत्साहित युवक है, यानी कि युवक की विशेषता हो गई उत्साहित। तो इसका सही आंसर ये होगा। उत्साह वर्धन भी नहीं होगा, उत्साह पूर्वक नहीं होगा, उत्साह तो होता ही नहीं है, शब्द ही गलत है, ठीक है। उत्साहित युवक, उत्साहित युवकों ने आपके क्या करा, तोड़फोड़ की। उत्साहित युवकों ने, उत्साहित मतलब युवकों की विशेषता हो गई कि वो उत्तेजना में या उत्साह में थे। पानी बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद, बूंद बूंद आपका यहाँ पर क्या है, पुनरोक्त शब्द है, जहां पर बूंद बूंद का क्या हुआ है, आपका 2 बार उच्चारण हुआ है। लेकिन यहां टपकना क्या है, क्रिया है, और क्रिया कैसे हो रही है बता रहा है। क्रिया बूंद बूंद हो रही है, टपकने की क्रिया बूंद बूंद हो रही है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए कि वो कैसे हो रही है, कहां हो रही है, कितनी हो रही है और कब हो रही है, वो शब्द क्रिया विशेषण हो रहे हैं। ये बता रहा है क्रिया कैसे हो रही है, तो ये विधिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, विधिवाचक या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द का जोड़ा सही नहीं है। किरण, किरण को मरीच भी बोलते हैं। गधा, गधा को चक्रीवान भी बोलते हैं। जल, जल को सलील भी कहा जाता है। तलवार, तलवार का तुरीण नहीं होता, तुरीण आपका किसके बोलते हैं, तरकस। तलवार को तो खड़ग बोलते हैं या तरवार बोलते हैं। जो तुरीण होता है, जो आपने देखा होगा धारावाहिकों में, जो आपके महाभारत वगैरह में तुरीण बोला जाता है तरकस को, जिसमें तीर रखे जाते हैं कंधे के पीछे, उसे तुरीण कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि तलवार का ये पर्यायवाची नहीं है। जो पत्र बांट रहा है वह डाकिया है, वाक्य में उपवाक्य होगा। देखो इसमें वह क्या कह रहा है, वह डाकिया है। कौन, वह डाकिया है, कौन, जो पत्र बांट रहा है। यानी कि डाकिया की विशेषता क्या है, पत्र बांट रहा है। कभी भी उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। देखो, अगर मुख्य वाक्य के बाद क्या लगा करके उत्तर मिल रहा है तो संज्ञा उपवाक्य। अगर मुख्य वाक्य के बाद कौन लगा करके या कौन सा लगा करके उत्तर मिल रहा है तो आपका विशेषण उपवाक्य। अगर मुख्य वाक्य के बाद कब, कहां, कैसे, कितना लगा करके मिल रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये इसकी खास पहचान होती है। तो वह डाकिया है, ये मुख्य वाक्य है। कौन है डाकिया, जो पत्र को बांट रहा है, यानी कि डाकिया की ये विशेषता है। ये वाक्य आपका इसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये उपवाक्य विशेषण का काम कर रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो धनबल से चलती है, रचना के आधार पर वाक्य होगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो धनबल से चलती है। देखो, धनबल से चलती है अपने आप में पूर्ण नहीं है, राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है, ये आपका पूर्ण वाक्य है। जब कोई वाक्य में आपके 2 उपवाक्य हों
लेकिन एक उपवाक्य दूसरे के कारण अधूरा, दूसरे के बगैर अधूरा रह रहा हो, यानी कि अगर हम इसे ना बोलें तो इतना वाक्य अपना अधूरा रह जाता है। और वैसे भी जो सो जैसे तैसे जहां लगते हैं किंतु परंतु, वो आपके क्या होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि अगर ये संयुक्त वाक्य होते तो इसे तोड़ने पर ये वाक्य भी पूरा होता और ये वाक्य भी पूरा होगा। धनबल से चलती है अपने आप में पूरा नहीं होती। क्या आ जाएगा, धनबल से चलती है क्या? अगर आप कहते राजनीति धनबल से चलती है तो सरल वाक्य हो जाता, वाक्य पूर्ण भी होता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्र एक से अधिक विभागों को बिना विषय वस्तु को बदले भेजा जा सकता है? ठीक है, मतलब कोई पत्र एक साथ अलग अलग विभागों को भेजा जा रहा है और उसकी विषय वस्तु सेम रहनी है, मैट्रिक्स सेम रहना है, तो उसमें केवल चेंज क्या करेंगे, प्रेषित, मतलब प्राप्तकर्ता से चेंज कर देंगे। जैसे लिख देंगे सभी विभागा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार। अब उसमें चाहे वो कृषि विभाग जाए, स्वास्थ्य विभाग जाए, शिक्षा विभाग जाए, सभी के विभागाध्यक्षों के पास जा सकता है, मैटर सेम है, तो उसको बोलते हैं परिपत्र या गस्ती पत्र। तो इसका सही आंसर ये है। ये आपके 20 क्वेश्चन है हिंदी के। हमने कोशिश ये करी है कि इसमें सारी चीजें आपकी सम्मिलित की जाएं। और इस पेपर के बाद 19 तारीख के बाद हम जो उत्तराखंड पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर है पूरा यूट्यूब पर उसी पर फोकस करेंगे। जो भी आपके यूट्यूब से आपके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनका पुलिस कांस्टेबल होने वाला है, उनके लिए हम पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपके सामग्री को लगभग 3-3.5 महीने तक लगातार लाते रहेंगे और एक अच्छे आपके स्तर की सामग्री हम लाएंगे, जिनको बहुत बड़ी हेल्प यहाँ से मिल सकती है। वो हम कनिष्ठ सहायक तक तो इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। कनिष्ठ सहायक के बाद हम निश्चित तौर पर आपके इसमें पुलिस कांस्टेबल पर पूरा फोकस करेंगे, यूट्यूब पर खासकर, क्योंकि जो आपके परिपक्व युवा नहीं होते, एक्चुअल में कांस्टेबल की तैयारी करने वाले 18 से 22 साल के युवा होते हैं, जिन्हें बहुत आइडिया होता नहीं है कि किस तरीके से इस पेपर को निकाला जा सकता है। तो उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा कि कैसे आप अपनी सटीक तैयारी कर सकते हो। और उसमें हम आपको 100 नंबर के प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिस सेट इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेबल में जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो इतना आपका टफाने वाला नहीं होगा। हाँ, कहावतें वगैरह तो उसमें भी आने वाली हैं, कुमाऊनी गढ़वाली उसमें भी सम्मिलित है हिंदी में, लेकिन जीएस वगैरह में जो आपका कूट वगैरह है वो आपके इक्का दुक्का पूछ लिए तो नहीं, वहां साधारण सीधे ही क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड के भी और उसके भी। तो उसमें हम 100 नंबर के भी बीच बीच में आपके लिए सेट लाते रहेंगे। फिलहाल आपके ये जो हमारी सीरीज है ये हम 19 तारीख तक आपके कंटिन्यू रख रहे हैं, ताकि आप लोगों को जितनी मदद हो सके पैटर्न को समझने में वो आप समझ लें। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि जो मैं पूछ रहा हूं यही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है आ जाए, बट यही क्वेश्चन आएंगे ये दावा नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से करना चाहिए, अभ्यास को भी इसी तरीके से करना चाहिए और हर दिन रिवीजन इस तरीके से करना चाहिए कि इस अभ्यास में आप कामयाब हो सको। यही आपके क्या है, अपने आप को आजमाने का एक बेहतरीन तरीका है। और इस तरीके से अगर आप चलोगे तो निसंदेह आपको आगे जाकर के सफलता मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके पैटर्न बनता है उस पैटर्न के हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इसी में सबसे बड़ी चतुराई होती है और इसमें हमें लाभ भी मिल जाता है। तो ये मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।